आप हम सभी को आपके दर्शन, सहवास तथा प्रेम का आनंद देकर हमारा मार्गदर्शन कीजिए, यही आपसे गुजारिश। थैंक यू बाबा। जय बाबा। Beloved God, help us all to love you more and more, and more and more, and still yet more, till we become worthy of union with you. And help us all to hold fast to Baba's daman till the very end. अवतार मेहर बाबा की जय। अवतार मेहर बाबा की जय। अवतार मेहर बाबा की जय। सभी को प्रेम पूर्वक जय बाबा। बहुत सुंदर बाबा के उपस्थिति महसूस हुई है और आज का भोजन संध्या बहुत ही अच्छी रही। थैंक यू ऑल। और जिनको गाने का मौका नहीं मिला वो भी माफ़ करें। हम लोग अपना रीडिंग शुरू करते हैं। ब्लू बस टूर, ये सुंदर अद्भुत किताब हम लोग पढ़ रहे हैं। रहने दो, दरवाज़ा खुला ही रहने दो। उनका काम बंद हो गया ना, अभी चालू है। हाँ थोड़ा, क्योंकि ऑलरेडी गर्म हो रहा है। सॉरी। तो अद्भुत किताब है ब्लू बस टूर। इसमें ऐसी कई चीज़ें पता चलती है और एक बाबा की मौजूदगी का अनुभव होता है और हमको बाबा अपने साथ घुमाने ले जा रहे, वो सब स्थिति में से हम गुजरते हैं। ये एक आनंद आता है क्योंकि बाबा मौन थे। महिलाओं की तरफ क्या हो रहा है ये पुरुषों को पता नहीं चलता था, इसलिए उनकी डायरीज में वो आएगा नहीं। पुरुषों की तरफ क्या हो रहा है वो महिलाओं को पता नहीं चलता था। तो ऐसे अद्भुत लीला इस अवतार काल में बाबा ने की है। पिछले बार हम लोग पेज नंबर 369 पर रुके थे और बेंगलोर का कार्य समाप्त करके बाबा अब मेहराबाद की तरफ चले हैं और रास्ते में फिर गोवा होके उनको जाना है। तो अभी गोवा जाने के पहले कारवार, अब आज के इसमें हमने देखेंगे कि बेलगांव वगैरह बाबा कैसे गए हैं। तो रास्ते में बाबा के पड़ाव कहाँ कहाँ थे, साथ ही जो सावंतवाड़ी की महारानी के भी हम सुनेंगे, उसके बारे में और क्या रेफरेंस है उस समय जानेंगे। तो पिछले बार 9 अप्रैल और मंगलवार का दिन था, उन लोगों ने कारवार छोड़ा था और डॉन्किन ने कहा था, क्योंकि वो घटना आधी रह गई थी इसलिए मैं थोड़ा पैराग्राफ पढ़ के फिर हम सॉरी आगे जाएंगे। Baba at 5 a.m. when we got there, the ferry was not ready. तो जैसे हमने जाना कि अभी कारवार से इन लोगों को गोवा की तरफ जाना है, तो पानी के रास्ते वो जो फेरी थी उनको ऐसा पता चला था कि फेरी सवेरे 5 बजे शुरू हुई। मतलब अभी तो ऑनलाइन, ये देखो बाबा ने अपने हर क्रियाकलापों से कैसे आगे का प्रबंधन किया था। आज हम लोगों को, बम्बई वालों को बारिश वारिश के दिन में बहुत उपयुक्त होता है। हम पहले घर से निकलने के पहले या कल का प्रोग्राम करने के पहले देखते हैं कि हाई टाइड कब है, लो टाइड कब है। मतलब भरती और ओहटी, मतलब इसको हिंदी में ओहटी को क्या कहते हैं मुझे मालूम नहीं। लो टाइड को कोई लिख दे तो अच्छा है, महकान साचान जो है वो भी लिख सकते हैं। तो समंदर में भरती और समंदर का नीचे जाना जो है लो टाइड। तो उस समय ऐसे ऐप नहीं थे, आज तो ऐप के द्वारा हमको करीब करीब पता चल जाता है। उस समय में वो नहीं था और उनको जो स्थानीय लोगों के द्वारा इंफॉर्मेशन जानकारी मिली थी वो गलत मिली। उन्होंने बोला सवेरे 5 बजे, लेकिन जब वो गए तो फेरी बोट वहाँ पर तैयार नहीं थी। ज्वार भाटा, भाटा मतलब नीचे उतरना। ओके थैंक यू। हाँ, ज्वार मतलब ऊपर आना और भाटा मतलब नीचे जाना। ज्वार भाटा कहा है, हिंदी में उसको ज्वार भाटा कहते हैं। थैंक यू। तो उस समय उनको ये गलत जानकारी मिली और वहाँ गए तो वो फेरी बोट भी तैयार नहीं थी उनको लेके जाने वाले। जैसे कि हमने देखा कि गाड़ियों को लेके जाना भी एक बहुत मतलब आह्वानात्मक कार्य था। तो वहाँ पर वो कहते हैं ये बस को ले जाना, 3 कार को उस पार ले जाना, ये बहुत चैलेंजिंग जॉब था।
तो कहते हैं लेकिन वो ब्लू बस, मतलब उसको वो तरापे पर चढ़ाना एक बहुत आह्वान था, क्योंकि लकड़ी पूरी गीली हो गई थी, कीचड़ था, थोड़ा भी फिसल गए तो नीचे जाने का डर था। लेकिन डॉकिन धाड़सी थे, उन्होंने बाबा की तरफ देखा, उन्होंने देखा कि बाबा लगातार नजर टिका के है। तो जैसे उन्होंने कितना सुंदर है ये, देखो इसको बोलते अडग अडिग विश्वास। हाँ, जैसे उन्होंने देखा कि बाबा देख रहे हैं, तो वो निश्चिंत हो गए कि कुछ नहीं होगा, बाबा देख रहे तो सब ठीक होगा। और सही मायने में बस आराम से ऊपर चढ़ गई। इस यहाँ तक हम आए थे, आगे पढ़ेंगे। इट वॉज एन एक्साइटिंग मोमेंट। डॉकिन कहते बहुत ही धड़कन बढ़ाने वाला वो पल था। सच अ स्टीप रन डाउन वेट स्लिपरी रोड्स बोट्स स्वेइंग बिकॉज ऑफ द फेरी बोट स्वेइंग ऑन द वेव्स। पानी हिल रहा है, तो पानी हिल रहा है तो वो फेरी बोट भी हिल रही है। और एक तो घुमावदार रास्ता करके फिर उनको चढ़ना था, ऐसा सीधा भी नहीं ऊपर चढ़ाया था रास्ते पे। और पूरा कीचड़ स्लिपरी रोड था, बोर्ड भी पूरा गीला और कीचड़ से भरा हुआ था। आगे डॉकिन कहते इट वॉज लकी द बैक स्टेप हैड बीन ब्रोकन ऑफ अ वीक बिफोर बिटवीन शिमोगा टू जोग फॉल्स, बिकॉज दिस वुड सर्टनली हैव हिट coming off the ferry and perhaps made a stick in the wet sand. हमने देखा 2 लेक्चर के पहले, सेशन के पहले, कि जब ये बस फंस गई थी गड्ढे में पूरी शिमोगा से आते हुए, तब क्या हुआ था, हमने देखा कि उसको खींचने की प्रयास में पीछे की सीढ़ी जहाँ पर पैर दे करके महिला चढ़ती थी उतरती, वो टूट गई थी। तो अब डॉकिन कहते अच्छा हुआ वो सीढ़ी टूट गई थी, नहीं तो क्या होता था, अब आते समय वो सीढ़ी जो स्टेप थी, पायदान था, वो वालू में फंस जाता था और हम सब फंस जाते थे। और एक तरह से जब कुछ गलत या हमको ऐसा लगता है कि खराब घटित हो गया, उसमें से भी कुछ आगे अच्छा कैसा घटता है, इसका ये उदाहरण है। Donkin's breathless run on sentence mirrors what the woman must have felt as the bus lurched off the ferry onto the opposite bank. तो डॉन्किन ने फिर बस को वो फेरी बोट से नीचे उतारना उतना ही आह्वानात्मक था। डॉन्किन जैसा साहसी व्यक्ति, जिसके बारे में हम थोड़ा बहुत अपने सेशन में देखा है, और जिसको और सुनना है डॉकिन के बारे में, तो 10 तारीख को 7:45 जरूर जुड़ना बाबा जूम में। तो वो उन्होंने भी अपनी सांसें रोक के रखी थी, इतना ये खतरनाक था। वो कहते हैं जब दूसरे किनारे बस लग गई तो महिलाओं ने किस तरह से सांस छोड़ी होगी, इसका वो अनुमान लगा रहे हैं। बट एज ऑलवेज विद बाबा, he wisely concluded all was okay in the end. तो डॉकिन कहते हैं कि जैसे बाबा के साथ होता है, परीक्षा की कई घड़ियां आती है, परंतु अंत में सब कुछ सही हो जाता है, ठीक हो जाता है। It sorry. It was nearly 10 a.m. by the time all 4 vehicles were across 5 hours gone. आप सोचे, सवेरे 5 बजे वो लोग वहां पर थे और अभी 10 बजे थे। चारों, जो तीनों कार और चौथी ब्लू बस, और सबको दूसरे किनारे लगाते लगाते 5 घंटे गए थे, 5 घंटे, जस्ट फ्रॉम दिस शोर टू दैट शोर, ये किनारे से वो किनारे में। आगे वो कहते वी गेव द फेरीमैन a purgation, Donkin's medical term for the severe reprimand the man received from Baba for having deceived him about the timing of the tides.
क्योंकि उसने गलत जानकारी दी, इसलिए बाबा बहुत गुस्सा हो गए थे और उसको लिए अच्छे से उसको फायरिंग दी। तो डॉन्किन ने अपनी डॉक्टर की भाषा में उसको विरेचन दिया ऐसा कहते हैं। बाबा से प्राप्त हुआ जो भी था गुस्सा उसको उतार दिया उसके ऊपर। Soon after they got on the road, Baba stopped the caravan for a hot, uncomfortable picnic lunch in the steamy jungle. जैसे वो आगे दूसरे हमने आम तौर पर देखा है, जब कभी यात्रा बाबा शुरू करते थे आधे घंटे 1 घंटे 2 घंटे के अंदर बाबा खाने के लिए मतलब ब्रेकफास्ट या लंच के लिए रुक जाते थे। तो ठीक इसी प्रकार से जैसे वो रोड पर आ गए सभी जन, वो नदी क्रॉस करके, पानी को क्रॉस करके, तो तुरंत बाबा ने पूरा काफिला लंच के लिए रुकाया। वो बहुत ही जैसा ये मुंबई जैसा बहुत मतलब ह्यूमिड हुमस ऐसे बहुत थी हवा में, ऐसे जंगल में, और वो बहुत कंफर्टेबल नहीं था, आरामदायी नहीं था, लेकिन बाबा ने वहाँ पर खाने के लिए रुका दिया। Afterward, the steep, winding climb over the ghats caused the radiators in the cars to overheat. जैसे हमने देखा कि वो उसको रड़कुंडी का घाट शायद उसी को कहते हैं। इतना बेकार घाट है, बहुत खड़ा, एकदम चढ़ाव जो है खड़ी चढ़ाव है और एकदम घुमावदार रास्ता है। तो इसके कारण जो रेडिएटर होता है कार में वो अत्यधिक गर्म हो गया। Then one of the big tires sustained a puncture when Elizabeth ran over a big stone. तो एलिजाबेथ ने जो बाबा को कार प्रेजेंट की थी, हमने देखा है इसका वर्णन पिछले कभी एक सेशन में। ग्रे कलर की बिग सिडान अपने जन्मदिन पर एलिजाबेथ ने उसके जन्मदिन पर बाबा को भेंट की थी, जो कि सरोज ने डिलीवरी की थी, आप लोगों को याद होगा। एनीवे, तो ये बाबा को लेकर एलिजाबेथ जा रही थी, थैंक यू, और फिर एक पत्थर पे वो टकरा गई, इसकी वजह से उसके कार का टायर पंक्चर हो गया। Donkin noted, which Jal afterwards ran over rather stupidly, and the bus became stuck when trying to round a too tight corner. और बाद में उसी पत्थर पर जाके जाल भी टकरा गया। यहाँ पर उन्हें कहा मूर्खता से, इसलिए आगे की देख के उसको अगर टक्कर लगती है तो हमको होशियार होना चाहिए, सावधान होना चाहिए। वो नहीं हुआ, उसने देखा कि एलिजाबेथ की कार पंचर हो गई, फिर भी वो भी जाके वो पत्थर को टकर गया। शायद वो अनअवॉइडेबल होगा, उसको अटल होगा शायद से। और एक बहुत ही ज़्यादा टाइट, मतलब बहुत आह्वानात्मक एक टर्न था, तो उसको टालते टालते बस भी वहाँ फंस गई। कुल मिला के सभी वाहन फंस गए। वन ट्रबल आफ्टर अनदर विथ ईच कार, हर कार के व्हीकल के साथ कुछ ना कुछ एक के पीछे एक मुसीबत खड़ी होती गई। मोस्ट फ्राइटनिंग ऑफ ऑल, द बस ट्रक एंड नियरली नॉक्ड ओवर अ साइक्लिस्ट who lost control of his bicycle and skidded into its path. तो सबसे डरावना और अत्यधिक खराब ऐसा जो दुर्भाग्य था, वो ये बस है जाके जो साइकिल पर एक आदमी जा रहा था उसको जाके बस टकराई। वो आदमी फिसल गया और रास्ते में गिर गया। तो meanwhile the clutch in the auburn began sleeping. अब ये 2-3 गाड़ी का हर्षित देखा क्या हुआ। चौथी कार थी, ऑबन थी सरोज की, और उसका क्लच खराब होने लगा। स्लीपिंग मतलब अगर क्लच काम नहीं करता है तो गाड़ी स्टार्ट नहीं होती, पिकअप भी नहीं लेता है। तो एंड आफ्टर इट्स पेट्रोल लाइन बिकेम clogged, Jalbhai was forced to abandon it in the jungle for the night. तो इस तरह से जो सरोज की ऑबन कार को बाबा के भाई जाल भाई चला रहे थे,
और जिसमें सारे पाश्चात्य महिलाएं जा रही थी, पाश्चात्य लोग जा रहे थे। समहाउ वो पूरे मतलब उसका क्लच भी काम नहीं कर रहा था, उसका पेट्रोल भी ये हो गया, नेचुरली वो नहीं सप्लाई होता, तो उसको जंगल में ही उस कार को छोड़ना पड़ा रात भर के लिए जाल भाई को। अब इन पाश्चात्यों को दूसरे व्हीकल में एडजस्ट करना था। The Westerners who had been riding with him had to squeeze into the bus, and Opel, which Mani rode, were now packed full like atoms of sardines. ये मनी को तुम देखो, इतनी खराब स्थिति में भी, इतनी उसकी कम उम्र में, 18-21 साल की वो थी, सुंदर भाषा में वो लिखती है। वो जितने भी पाश्चात्य लोग उस कार में बैठे थे, उनको दूसरी कार जो ओपेल थी, जिसको तुकाराम चला रहे थे, जिसमें गुस्ताद जी मेहरबान थे, तो कुछ लोगों को ये सभी लोगों को वो ओपेल कार में ठूसना पड़ा। मतलब कितनी ओवर पैक हो गई थी वो ओपेल कार। तो मनी लिखती है कि एक टोकरी में कैसी सारी मछलियां भर देते हैं, इस तरह से ये कार पैक हो गई थी। The bid continued on, leaving the bus and Opel to catch up. By now, it was so late in the day that Baba decided to make an unplanned stop at a beautifully situated dark bungalow in the town of Supa. I wonder यहाँ बीच में सुपा कैसे आया। अब ये वहाँ पर भी कोई सुपा है, क्योंकि ये पुणे के पास में, नगर के और पुणे के बीच में एक सुपा पड़ता है। कि कोई गलती है, आई डोंट नो, बट एनीवे, तो इस प्रकार बाबा की कार आगे चली गई। बस और दूसरी कार के लिए वो रुकी नहीं है। इस समय तक इतनी देर हो गई थी, जैसे हमने देखा सवेरे 5 के निकले, फिर वहीं पर पानी से बाहर आते आते उनको 10 बज गए थे। फिर ये सारा हो गया जंगल के रास्ते। तो एक अनियोजित ठहराव मुकाम बाबा ने तय किया, और वहाँ पर एकदम सुंदर जगह पर एक डाक बंगलो था, उसमें रुकने का तय हो गया। There Elizabeth and the invisibles took the opportunity to prepare a hot meal for those who were still on the road. But what provisions and cooking paraphernalia they used, Mani did not say. अब क्या है कि बाबा की कार पहले पहुंच गई, डाक बंगलो लोग रुक गए, तो बस और भी पीछे से आ रही थी, दूसरी कार भी पीछे से अभी आ ही रही थी। जब तक ये लोग डाक बंगले पहुंचे, एलिजाबेथ जो ड्राइविंग भी करती थी, तो एलिजाबेथ ने सभी के लिए खाना बनाया। अब यहाँ इस किताब में ऐसा लिखा है एडिटर ने कि सभी खाना बनाने का साहित्य, प्रोविजन, जो ग्रोसरी है, वो तो कार में ब्लू बस में होती थी, बर्तन वगैरह। तो उन्होंने क्या चीज से खाना बनाया इसका जिक्र यहाँ नहीं है, लेकिन हम समझ सकते उसको, क्योंकि ये डाक बंगलो है। आप सब जानते हैं डाक बंगलो ब्रिटिशर्स ने उस जमाने में हर 20-21 किलोमीटर पर उनके लोगों को रुकने को, आराम करने को रखे थे। हर डाक बंगलो में एक 2 लोग रहते थे, एक अटेंडेंट होता था, एक खान सामा रहता था, बर्तन होते थे, ग्रोसरी सब रहती थी, सामान रहता था। तो जाहिर है वो डाक बंगलो का खाना बनाने का साहित्य, और साहित्य से वहाँ पर खाना बनाया होगा, ये हम अनुमान लगा सकते हैं। एनीवे, ये जो लेखिका है ये पाश्चात्य है, इसको पता नहीं होगा। एनीवे, after nearly 2 hours had passed and there was still no sign of the other vehicles, Baba and the woman got back into the pit to try to locate the latecomers, who were discovered just a few miles from the town. तो बाबा की हमेशा के लिए सूचना होती थी कि बिल्कुल पीछे पीछे रहना, लेकिन 2 घंटे हो गए, फिर भी ये दोनों कार कोई नजर नहीं आ रही थी। अंततः उनको ढूंढने के लिए बाबा और एलिजाबेथ फिर से निकले, और
उस शहर से कुछ मील की दूरी पर उनको कारें दोनों बसें, एक बस और कार मिल गई, क्योंकि एक कार तो उसने जंगल में छोड़ दी थी. By the time the blue bus reached the dark bungalow, it was 7:30 p.m. But its odometer had accumulated only a pitiful 50 miles since the group's pre-dawn departure. तो जब तक वो डाक बंगलो पहुंचे, शाम के 7:30 बजे थे. और जब से वो सवेरे से निकले, तब से केवल 50 मील की दूरी तय की थी. मतलब 50 मील की दूरी के लिए ब्लू बस को पूरा दिन देना पड़ा था. Baba explained later that evening that he had given the discourse on poise not only to prepare the women for the day's misadventures, but so that they might also undergo a teeny bit of the suffering which I am now going through. I am now suffering tremendously internally. He was referring to the pain he had experienced the previous night. पिछले सेशन में हमने देखा कि बाबा ने महिलाओं को पॉइज, संतुलन, इक्विपॉइज, स्थित प्रज्ञता, इसके ऊपर जो बाबा ने महिलाओं को लेक्चर दिया था. तो अब बाबा उनको याद दिला रहे थे कि आज, क्योंकि बाबा तो सर्वज्ञ है, उनको पता होगा कि अगले दिन क्या क्या होने वाला है. इसीलिए पहले दिन बाबा ने महिलाओं को बोल दिया था कि अच्छा पॉइज रखो, शांत रहो, स्थित प्रज्ञ रहो, संतुलन बनाए रखो. तो अभी बाबा उनसे कह रहे हैं कि मैंने आपको वो जो इक्विपॉइज के ऊपर लेक्चर दिया था, वो केवल आज का ये जो सारी अघटित घटनाएं, सब तकलीफ ना, एक तो गलत इन्फॉर्मेशन मिली उनको जार घाट की, फिर वो जंगल के रास्ते में सभी कार को कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो गया. तो बाबा उनको कहते हैं कि केवल उसमें तुमको संतुलन बनाए रखने के लिए वो लेक्चर नहीं था, परंतु मैं जो वेदनाएं झेल रहा हूँ, यातनाएं सह रहा हूँ पूरे विश्व के लिए, उसमें तुमको भी मैंने सम्मिलित कर लिया. थोड़ा सा टीनी माइक्रो, अत्यंत सूक्ष्म हिस्सा तुमको भी मैंने ये सफरिंग का देकर मेरे वैश्विक यातनाओं के सफरिंग में मैंने तुमको शामिल कराया है. हम लोगों को याद होगा, थैंक यू जयाताई, कि पिछले सेशन में हमने देखा था कि पहले रात बाबा बिल्कुल सो नहीं पाए थे और बाबा के मुंह से कराहने की आवाज आ रही थी. और ये समय था जब दूसरे महायुद्ध में वहां पर मैं भूल गई नाम, 2 देशों का जो था, आएगा शायद आगे, तो उसमें जो लड़ाई का जो माहौल था, उसका वो कारण था बाबा के सफरिंग्स का. साथ ही में इसमें नहीं है, लेकिन अगर कल का, हाँ कल ही शाम को, रात को शायद डाला है, 32 नंबर का जो वीडियो डाला है बी विद बाबा ने, उसको जरूर देखना. कि कभी कभी बाबा अपने जो प्रियजन, उनके खास लोगों को अपनी वेदनाओं में शामिल करा देते थे. जैसे हम देखते एरस इतना हट्टा कट्टा, लेकिन कितनी तकलीफ उन्होंने और बीमारियां झेली और कितने ऑपरेशन उनके हो गए हैं. तो मेहरबान जैसा वाला कहते हैं कि बीच बीच में बाबा थोड़ा थोड़ा ऐसा प्रसाद बांट देते थे. इसलिए अगर कोई किसी को का ऑपरेशन हुआ, कोई बीमार हो गया, अगर हाँ हमको केयर लेनी है नहीं होने के लिए, और बीमार होने के बाद उपचार भी करना है. हर बार हम नहीं ये कह सकते कि बाबा ने मुझे प्रसाद दिया, लेकिन उसके खिलाफ रोने के बदले हमको ये एटीट्यूड मन में चाहिए कि ये बाबा से मुझे मिला हुआ प्रसाद है. Anyway, the following morning they continued on with a brief stop at the town of Londa. These are all new places for petrol and provisions for their midday meal. अगले दिन सवेरे वो लोंडा नाम के शहर में रुके, वहाँ पर पेट्रोल भरने के लिए, खाने पीने का साहित्य लेने के लिए. नीलू stayed behind to make arrangements for towing the ailing Auburn to Belgaum for repairs. हमने देखा कि जो ऑबर्न कार थी सरोज की, जिसको चाल भाई चला रहे थे, वो रास्ते में ही उसका क्लच फेल होने के कारण बंद हो पड़ी थी. तो उसको
उसका सब करना है ना। आज के ज़माने में तो फ़ोन करके टोइंग वैन कहीं पर भी आ जाती, फिर भी समय लगता है। तो उस समय में तो और भी मुश्किल ये चीज़ थी। तो टूइंग करके उस कार को उठा के ले जाना, ठीक करके फिर उठा के ले जाना, ये सारी जिम्मेदारी निभाने के लिए डॉक्टर नीलू पीछे रह गए थे और उसको फिर बेलगाम लेके जाना उनको। दे रीच अनमोडे, ये नाम आपने सुना होगा गोवा के पास में, ये जगह का नाम है। दे रीच अनमोडे, अनमोड कहते हैं, अनमोडा कहते हैं। दे रीच ANMODE, हाँ, दे रीच अनमोडे at 11 a.m. where they located a dark bungalow that was perfectly secluded in a forest and which was available for their use. There, they enjoyed the fresh chapatis, cooked potatoes, and bananas that they had picked up in the bazaar in Lunda. तो अगले दिन 11 बजे सवेरे अनमोड़े नाम की जगह पर ये पहुंच गए। वहाँ पर डाक बंगलों में इनका इंतज़ाम हुआ रहने का। ये डाक बंगलो बहुत सुंदर जगह पर था, जंगल में था, बिल्कुल निवांत एकांत शांत जगह थी। उनके उपयोग के लिए पूरा बंगला उपलब्ध था। वहाँ पर उन्होंने ताजी ताजी चपातियाँ, उबले आलू और केला के साथ बढ़िया खाना खाया, जो उन्होंने लोंडा में खरीद लिए थे। डॉन्किन डिस्क्राइब्ड, यहाँ पर मैं 2 मिनट थोड़ा डाइग्रेस करती हूँ, नॉट डाइग्रेस एक्चुअली। आप लोग सोचते होंगे कि हर जगह इनको डाक बंगलो कैसे मिल जाता था। इसकी भी एक कहानी है। चूंकि एरेच के पिता क्लास 1 ऑफिसर थे उस समय गवर्नमेंट में, तो उन्होंने उनका फोटो, उनका सब कुछ अपने साथ रखा था और जहाँ जहाँ जरूरत हो, सभी जितने भी डाक बंगलो बुक हुए हैं, ये सभी डाक बंगलो, क्या नाम मैं भूल गई, हम तो सब उनको पप्पा जैसा वाला कहते हैं, तो उनके ही नाम में सारे बंगलो बुक होते थे और उनके ये गेस्ट करके इनकी खातिरदारी, यहाँ पर रुकने का प्रबंध, कभी कभी डाक बंगलो किराए भी मिलते थे उस समय में, जहाँ जैसी स्थिति है। तो अक्सर ये जहाँ जहाँ बाबा जाते थे डाक बंगलों में रुकते थे। Donkin described Unmode as a lovely place, a jungle stream, mile off for bathing, while Mani called the village picturesque, टिपिकली इंडियन। बहुत सुंदर ये जगह थी, जैसे कि एक पोस्टर है, चित्र है, ऐसा बनाया, ऐसा मनी इसका वर्णन करती है। और डॉन्किन कहते हैं अनमोड़े नाम की ये जगह बहुत ही प्यारी थी, जंगल था, वहाँ जंगल में एक शायद स्ट्रीम, झरना भी था, जो कि 1 मील की दूरी पे थे और जहाँ हम नहा सकते थे। That afternoon, Baba took the women for a walk down to the river, and the women returned there in the evening to bath and wash their clothes. तो उस दिन शाम को बाबा महिलाओं को लेके गए। जब तक बाबा साथ में नहीं, महिलाएं कहीं भी नहीं जाती थी, उनको अनुमति नहीं थी अकेले कहीं भी बाहर निकले। बहुत सुंदर जगह है, जंगल है, नदी है, तो घूमो नहीं, बाबा साथ में ले जाएंगे तभी वो जाती थी। और वैसे ही उनको आज्ञा थी और बाबा के साथ ऐसी जगह जाती थी तो कितना अच्छा लगता होगा ना, यू कैन जस्ट फील दैट। तो बाबा ये सब महिलाओं को शाम को लेके गए नदी के किनारे, और वहाँ पर फिर उनको नदी दिखाने के बाद वापस महिलाएं वापस वहाँ पर शाम को थोड़ा अंधेरा होने के बाद नहाने के लिए, इवनिंग लिखा है, और अपने कपड़े धोने के लिए गई। Anmodi is located on what was then the border between Goa and Mysore, now Karnataka. Baba's party left the morning of April 11 bound for Panjim, located about 50 miles due west, but they were held up for more than an hour while a customs officer at the border searched some of their belongings before allowing them to proceed. तो अनमोड़े नाम की जगह जो है ये गोवा और मैसूर के बीच में पड़ती है। वहाँ पर 11 अप्रैल की सवेरे बाबा और उनका पूरा ये जथा पहुँच गया था, जिनको आगे पंजिम जाना था, जो वहाँ से 50 मील की दूरी पर पंजिम पड़ता है अनमोड़े से। लेकिन वहाँ पर 1 घंटा उनका बेकार हो गया, क्योंकि कस्टम्स ऑफिसर, क्योंकि जैसे हम देखते हैं मैसूर का है तो मैसूर का राजा था, मतलब वो एक अलग देश जैसा राज्य था, और गोवा में
पोर्तुगाल का राज था, है ना। ये भारत की स्वतंत्रता के पहले की कहानी है। तो किसका कौन राज था उस प्रकार से। तो एक राज की, इवन आई रिमेम्बर 1983, शायद 1983 में हम लोग अहमदनगर से हैदराबाद गए, तब भी परमिट जरूरी होता था। चाहे आप बस में जाओ, किस तरह से जाओ, तो उस राज्य का परमिट लेना पड़ता था। अब बाद में इन लोगों में ने लेट 80s या 90s में इन लोगों ने दो राज्यों के बीच में आवाजाही खुली कर दी और परमिट का निकाल दिया। तो उस समय में कस्टम्स ऑफिसर के कारण इनका 1 घंटा वहां पर खराब हो गया, उनको जांच के लिए रुकाया गया। डिस्पाइट द डिले, बाबा सेड, हालांकि डिले हो गया 1 घंटा, लेकिन बाबा ने क्या कहा, ध्यान से सुनना। बाबा कहते हैं, the man was good and within his rights, asking to see some luggage from the top of the bus. Duncan added mischievously that Norina had flattered the agent, but in addition to attempting to speed up the process, she also may have distracted him from noticing Baba's briefcase, which Khurshid was carrying. तो हालांकि देर हो गई, लेकिन बाबा दिस इज कॉल्ड पॉजिटिव अप्रोच। बाबा क्या कहते हैं कि वो मनुष्य बहुत अच्छा था, अपनी जिम्मेदारी, अपना कर्तव्य वो ईमानदारी से निभा रहा था। वो सही है, उसका अधिकार में है हमारा सामान की वो जांच पड़ताल करे। और नोरिना डॉन्किन कहते हैं, एक मिस्ट्रियसली, मतलब शरारती तरीके से डॉन्किन कहते हैं कि नोरिना मैच बेली जो है, उसने फ्लर्ट करके उसका ध्यान दूसरी तरफ खींचने की कोशिश की उस अधिकारी का, ताकि उसका ध्यान बाबा की जो वो ब्रीफकेस थी जो खुर्शीद लेके जा रही थी, जिसको खोलने को किसी की आज्ञा नहीं थी, जिसकी हिफाजत हर हालत में किसी भी तरीके से करनी थी, तो इसकी मदद नोरिना ने की। वो बहुत सुंदर थी, नखरे वाली थी। तो इस तरह से जब उद्देश्य सही हो तो आप क्या कर रहे हैं ये महत्वपूर्ण नहीं है। यही पाठ हमें यहाँ से मिलता है। तो इसकी वजह से उसने वो खुर्शीद जो ब्रीफकेस पकड़ रही थी, जिसमें बाबा का वो रहस्यमय किताब था, है ना, जो आजकल हम गुरुवार को पढ़ रहे हैं। तो हमारे 3 ही सेशन हुए हैं। आपके कोई रिलेटिव है, फ्रेंड है, बाबा परिवार है, सेंटर वालों को बता देना जरूर जुड़ने का। अगर किसी को पढ़ के समझ में आता है, अच्छी बात है, उनके लिए हम पेजेस डाल ही रहे ग्रुप में। और जिसको हिंदी समझ में आ रहा है उसके लिए बाबा ने प्रबंधन किया, हिंदी के पेजेस भी डल रहे हैं। तो पढ़ के कोई समझता है तो अच्छी बात है, वरना वो जुड़ सकते हैं। तो यहाँ पर एक साइड नोट है, उसको पढ़ते हैं। A number of photographs taken during the tours captured Khurshid carrying a small case. At the beginning of the first tour, Baba made her responsible for a briefcase containing what he called important documents that he would bring with him throughout the blue bus tours. तो जितने भी फोटो हम देखते हैं वहाँ पर हमको मिलती है खुर्शीद, वो ब्रीफकेस को लेके चल रही है। ये बाबा ने उसे जिम्मेदारी दी थी और उस बाबा ने कहा था कि इसमें डॉक्यूमेंट्स है, महत्वपूर्ण कागज है, इतना ही कहा था। तो बाबा के लोग कैसे थे देखिए, कभी कोई शरारती विचार उसके मन में नहीं आया देखने का, जानने का कि इसमें क्या है। बस बाबा ने कहा है ना, तो दिलो जान से उसको कैसे वो संभालती थी, ये आगे हम पढ़ेंगे। He ordered her to keep the briefcase with her at all times, so she could never leave it behind at the group's lodgings, nor in the bus or car. Sometimes she slept with it under her head, hopefully with a pillow in between at night. बाबा ने कहा था किसी भी तरह से कभी भी इसको हाथ से अलग नहीं करना है, सदा साथ में लेना है। तो अब आप थोड़ी सी कल्पना करो कैसे कैसी जगह वो कितने चढ़े उतरे पानी में और कितने चले हैं धूप में, बरसात में। तो ये ऐसा नहीं है कि ब्रीफकेस लिया और जहाँ उनका होटल था या डाक बंगलो था वहाँ छोड़ दिया या कहीं कार में ही रख दिया और फिर नीचे उतरे, नहीं। कभी उसने उसको कार में, बस में, होटल में, बंगलो में, पैलेस में कहीं छोड़ा नहीं, सतत उसको ये साथ में लेनी पड़ती थी। इट वॉज नॉट ए जोक।
तो संभालना इस तरह से इतनी बड़ी यात्रा में इतनी जगह जगह पर, इट वॉज नॉट अ जोक। दो बाबा गिव एनर्जी फॉर कैरिंग आउट सच ऑर्डर्स एट टाइम्स, बट स्टिल, और कई बार तो वो अपने सर के नीचे उसको लेके सोती थी कि कहीं वो गुम नहीं जाए, डिस्प्लेस ने मतलब संभालने के, हिफाजत के हेतु से। खोर्शद डिड नॉट नो, इसकी वजह से हुआ क्या देखो, पूरा भारत भ्रमण इन्होंने किया, लेकिन आप यदि खोर्शद से पूछेंगे उसको कुछ मालूम नहीं, कहाँ गए, कहाँ ठहरे, कहाँ रुके, क्या देखा, उसे कुछ भी पता नहीं। क्यों? क्योंकि उसकी तपस्या, मेडिटेशन अलग था। ये भी एक प्रकार का मेडिटेशन था कि निगरानी करना, बाबा की आज्ञा का पालन करना, ध्यान उस पर रखना, सतत वो ब्रीफकेस को संभालना, ये उसकी तपस्या हो गई। तो उसका ध्यान सदा उस ब्रीफकेस पर रहता था। क्या देखा, क्या नजरा, उसे पता नहीं कुछ। Khorshid did not know what was in the briefcase, and she never asked Baba what she was responsible for protecting. उसे पता नहीं था इसके अंदर क्या है। हमें आज पता चला कि वो लिखे हुए बाबा के कागज, उसको पता नहीं था, और उसने कभी बाबा से पूछा भी नहीं कि बाबा इसके अंदर क्या है। दिस इज द ब्यूटी। वॉट एवर बाबा सेड वी डिड, जो बाबा कहते थे हम केवल करते थे, कभी पूछते नहीं थे। नो सवाल। However, Meherwan believed that the briefcase contained the book that Baba had written in the early years. तो मेहरवान कहते हैं कि उसको पता है, क्योंकि बाद में इसी ब्रीफकेस में वो डायरी मिली, बाबा की बिग बुक मिला शायद, सॉरी, माई लाइफ विथ मेहर बाबा द अवतार ऑफ द एज। सुंदर किताब है, इतनी मोटी किताब है मेहरवान की अपनी जीवनी के बारे में बाबा के साथ। उसमें मेहरवान ने लिखा कि उसमें ये बाबा का किताब ही होगा। Neither the briefcase nor the book has ever been found. अब ये किताब लिखी तब की ये कहानी ये बोल रहे कि कुछ मिला नहीं करते, बाद में सब कुछ मिला जैसा हम जानते हैं। Many years later, Khorshid recalled that she had to focus so much of her attention on the briefcase that she had few memories of the cities they had visited. तो खुर्शद ने भी कहा कि सतत उसका ध्यान ब्रीफकेस के ऊपर था, तो उन्होंने क्या देखा उसको ज्यादा कुछ भी पता नहीं, उसके बारे में बहुत कम पता है। दिस इज ओबेडियंस, 100% obedience, and these are his ways, his ways. Donkin wrote, Baba loves Goa. This is very important, सब लोग सुनिए। Baba loves Goa. He says the atmosphere is spiritual here. It is pleasant and a change from British India. ये बाबा के शब्द है। बाबा डॉन्किन कहते हैं बाबा को गोवा बहुत पसंद था, और बाबा कहते थे कि यहाँ का माहौल बहुत सुंदर है, आध्यात्मिक है, जो ब्रिटिशर्स का भारत है इससे गोवा उनको पसंद था। गोवा में वाकई बहुत अच्छा लगता है आज भी। अब की हालत रिसेंट मालूम नहीं, अब डेवलपमेंट के साथ थोड़ा वहाँ पर भी बदलाव हुआ ही होगा, पर रियली दैट प्लेस स्पीक्स स्टिल। जो हम लेट कभी गए थे 10-20 साल पहले गए होंगे, 20-25 साल, तो अच्छी जगह है। और अगर सुरेश खुजे जी यहाँ अगर है तो विजय आड़े और ये ट्रिप्स लेके जाते हैं। केरला गए थे तो अगला वो गोवा का प्लान कर सकते हैं, बट इट शुड बी बाबा सेंट्रिक। उनको पूरी प्लेसेस हम बताएंगे कि कहाँ कहाँ बाबा गए थे, वहाँ पर वो लेके जा सकते लोगों को। By 10:30 am, Baba's party had reached Panjim, where they checked into the hotel Republica, overlooking the harbour and public plaza. The women found the hotel comfortable, albeit somewhat shabby, but Donkin described it as stinking and smelling, reeking potently of a mixture of fish, urine, and phenyl disinfectant. तो अगले दिन उस दिन सवेरे 10:30 तक बाबा और उनका दल पणजी पहुंच गया, और वहां पर रिपब्लिका, लिख लीजिए, रिपब्लिका नाम के होटल में ये लोग रुके थे। जब मैंने भेंट दी तब तक रिपब्लिका था, अभी भी होगा, देखना पड़ेगा गूगल करके। और जो हार्बर है
वहाँ से दिखता था, अभी चेंजेस हो गए थोड़े बहुत। वहाँ से पब्लिक प्लाजा जो है, मतलब मार्केट है, लोकल मार्केट मेरे ख्याल से वहाँ से पास में। और महिलाएं लिखती कि ये होटल बहुत आरामदायी था, थोड़ा शैबी था, लेकिन डॉन्किन को बिल्कुल पसंद नहीं आया। डॉन्किन बोलता है बहुत गंदा था, गंदी सदा उसमें से बांस आती थी, और वो बांस जो बदबू है वो मिक्स बदबू थी, मछली मूत्र और फिनाइल, इसकी ऐसी मिक्सचर की बदबू वहाँ पर फैली थी। The invisibles took their meals in the untainted fresh air of the terrace with Baba. He allowed everyone to try some of the curry dishes for which Goa is renowned, as well as fresh fish, which he also ate, explaining that it was for spiritual reasons. तो वहाँ पर महिलाओं ने लेकिन अच्छी जगह खाना खाया जहाँ बदबू नहीं आ रही थी। तो ऊपर टेरेस पर बाबा के साथ उन्होंने खाना खाया ताज़ी हवा में। और गोवन करी जो है बहुत प्रसिद्ध है, तो बाबा ने उनको बोला कि इसका लुत्फ ले ले, वहाँ की मछली ताज़ी रहती है। और बाबा ने उनको भी कहा कि सबने खाना है। हम मेरे जैसे होते तो हमारी मुसीबत हो जाती थी लेकिन बाबा वही करवाते हैं जो कुछ कर सकता है। एनीवे, तो बाबा ने सबको ऑर्डर दी कि सबको मछली खानी है यहाँ की, जिसके लिए गोवा प्रसिद्ध है, ताज़ी मछली मिलती है। बाबा ने स्वयं भी खाई और बाबा ने कहा कि इसके पीछे आध्यात्मिक कारण है। द होटल फूड वॉज क्वाइट गुड एंड वन इवनिंग मनी मेड द मिस्टेक ऑफ spooning up the leftover syrup from everyone else's plates after they had finished, and especially luscious dessert. She promptly fell fast asleep, blissfully unaware that the syrup had been laced with wine. मुझे तो रियली इतना कुछ भी हो, मुझे एक तो शिरीन माई को मैं अलग तरीके से देखती हूँ। बेचारे ये माँ होके उसको कितना भुगतना पड़ा, अपने बेटे से दूर रहना पड़ा। पुणे में रहकर भी बाबा घर में नहीं रहते थे, बिंद्रा हाउस में। मतलब दुनियादारी के हिसाब से देखे तो माँ का कलीजा कैसा फटता होगा हर बार। It was all suffering for शिरीन माई एज ए मदर ऑफ अवतार। एनीवे, उसी तरह से मनी के लिए भी बहुत दिन, पता नहीं इतना ऐसा क्यों होता है, जबकि नहीं होना चाहिए पर होता है कि इतनी छोटी उम्र में कैसे उसको कभी भूखा रहना पड़ा, इतनी भीड़ में कैसे भी कहीं भी आना जाना सोना। एनीवे, तो वहाँ पर एक घटना हुई एंड स्टिल शी वॉज फुल ऑफ लाइफ। मनी की जो हैप्पीनेस था वो हमने देखा है, इसलिए हम उससे बहुत अट्रैक्ट होते थे। एनीवे, तो ये होटल का खाना बहुत अच्छा था। और एक शाम को मनी ने गलती कर दी। उसने क्या किया, सबका खाना होने के बाद सबने जो अपने खाने में थोड़ा बहुत छोड़ दिया था, वो सब इकट्ठा करके किसका किसका खाने में छोड़ा हुआ तो हम यूजुअली खाएंगे नहीं, लेकिन उसने खा लिया। एक सिरप टाइप था मीठा, उसको बहुत पसंद आया। तो सबका प्लेट में जो बचा था वो मनी ने खुद ही खा लिया और बाद में आराम की गहरी नींद सो गई, क्योंकि उसको पता नहीं था वो जो सिरप था, डेजर्ट करके जो दिया था, जिसको हम चाशनी जैसा कहते हैं होगा कुछ, तो उसमें वाइन मिलाई हुई थी और नेचुरली उसको पता नहीं था और उसका असर मनी पर हो गया। Because of his seclusion, Baba instructed everyone to continue calling him Babuli. बाबा इन डिस्गाइज यात्रा कर रहे थे, इसके कारण बाबा ने सबसे कह दिया कि कोई भी उनको उनका इंट्रोडक्शन किसी के नहीं दे, बाबा नहीं बुलावे, बाबुली बोले। He wished not to be shown any special recognition, Donkin wrote. No ashram, no standing, no darshan, no standing, no special reverence to ensure that no one gets to know who Baba is. He says he has much work to do. तो बाबा यहाँ पर भी इन डिस्गाइज है। और इन डिस्गाइज को एक अच्छा शब्द हिंदी मुझे कोई बताए, जैसे जवाहर भाट बताया ऐसा इन डिस्गाइज, इनकॉग्निटो, मतलब इनकॉग्निटो के लिए हिंदी शब्द क्या है बताइए।
तो यहाँ पर बाबा ने सबको बताया कि मैं चाहता नहीं कि कोई भी मुझे पहचाने, तो इसके लिए खड़े रहना, आदर व्यक्त करना, नमस्कार करना, दर्शन करना, या स्पेशल जो रेवरेंस होता है आदर पूर्वक क्रिया, ये कोई भी करेगा नहीं है। कोई भी मुझे पहचानना नहीं चाहिए, क्योंकि मुझे यहाँ बहुत कार्य करना है। ऐसे बाबा की स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन होती थी। वन डे, ऑन द डे ऑफ हिज, अच्छा ये जो रिपब्लिका होटल, ये तो अच्छे से मुझे याद है, ये बिल्कुल जो वहाँ का लोकल मार्केट है, बहुत बड़ी जगह है, होलसेल मार्केट या लोकल मार्केट जैसे। वहाँ लोकल्स कितने, लोकल ही ज़्यादा जाते हैं, टूरिस्ट कितना जाते पता नहीं। तो उसके पास में ये जगह है, पैदल हम यहाँ बहुत घूमे हैं जब भी गए थे, कितने साल हो गए याद नहीं। तो यहाँ पर थोड़ा सा हम वो चित्र प्रेजेंट करते, जो फोटो किताब में दी है बाबा की बस और रिपब्लिका होटल, शायद आप लोगों ने भी देखा होगा तो आपको पता चलेगा। इनकॉग्निटो, अज्ञातवास, अज्ञातवास क्या नाही, परंतु मतलब अज्ञातवास नहीं म्हणता है, अज्ञातवास। ओके, थैंक यू गांगड़े सर। फिर भी और कोई अच्छा शब्द है? दो घंटे की वजह से केवल यहाँ टुकड़ा वहाँ टुकड़े, कई सारे टुकड़े मिला मिला के 1.5 घंटे का मुश्किल से हुआ है। anyway, ये आप चित्र देख पा रहे हैं, हमने इसको प्रेजेंट तो कर दिया है अभी, तो इसके बारे में हम पढ़ते हैं पहले, फिर आगे जाएंगे। Unpacking the bus in front of the rambling hotel Republica in Panjim. Rano is standing behind the open rear door. Elizabeth's beak is visible on the right. तो ये मेरे ख्याल से ये रिपब्लिका होटल है, ऐसी सीढ़ी वाला यहाँ पर ये होटल दिखाई देता है, देखो थोड़ा सा पेड़ के पीछे ये होटल है शायद से। और यहाँ साइड में ये जो बच्चे दो खड़े हैं, एक पोल को टेक के और एक खड़ा है, इनके पीछे एक छोटी, मैं एरो दिखा रही हूँ, आप लोग कृपा गुप्त तरीके से, ये ठीक है, और भी अच्छा शब्द देखो तो थैंक यू। आप स्क्रीन पर देखिएगा, यहाँ बिग सीडान खड़ी है एलिजाबेथ की, और ये हमारी ब्लू बस है। इतना शायद ये 3/4 से ज़्यादा ढेर जो है ऊपर इस पहाड़ जैसा रहता है ब्लू बस के ऊपर, ये उतारा गया है। एक लास्ट आखिरी परत बची है, उसके उतारने का काम चल रहा है। यहाँ पर कोई है खड़े जो उतार रहे हैं। ये पीछे का दरवाज़ा था। ये बस को यदि आप देखेंगे तो इधर साइड में कोई दरवाजा, मतलब ड्राइवर का छोड़ के इधर साइड में या उस साइड में कोई दरवाज़ा तब नहीं था। अब जब हम ब्लू बस देखने मेहराजाद जाते हैं, वो अरेंजमेंट बाद में की है, पहले ऐसा पीछे दरवाजा था, इसी से महिलाएं अंदर जाती थी और बाहर आती थी, ताकि ड्राइवर और उनका कोई आपस में देखना या ये नहीं हो। और यहाँ पर अभी आप देख नहीं रहे हैं, पर यहाँ किताब में खाली उसके जूते और पैर दिख रहे, तो वो राणो गेली है, उसका काम होता था सारे सामान निकालने का। तो ये सुंदर चित्र है गोवा का, रिपब्लिका होटल के सामने गाड़ी खड़ी है। जब ये विजय आडे और खुजे भाई जाएंगे तो उम्मीद करते हैं एक आध रात काम वो रिपब्लिका में करेंगे। जय बाबा। हाँ मेहर बाबा। हाँ। On the day of his arrival in Panjim, before checking into the hotel, Baba had ordered Elizabeth to stop at the church of Saint Francis Xavier, ostensibly to ask when he could bring the woman there to visit. ये बाबा के तरीके हैं, हम आगे इसके बारे में पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा। बाबा तो सब जानते थे, लेकिन बाबा का ये तरीका था। बाबा को जिसको कांटेक्ट करना था, एक एक व्यक्ति के लिए ना जाने बाबा कहाँ कहाँ घूमे हैं,
पहले भी हमने देखा था कौन सा ये शहर, वहाँ एक व्यक्ति के लिए बाबा गए थे 250 मील की दूरी पार तय करके। तो ऐसे ही वहाँ पहुँचते ही, पणजी में पहुँचते ही होटल में जाने के पहले बाबा का काम तुरंत शुरू हो जाता था। आज करेंगे, कल करेंगे, आराम टाइम मिलेगा तब करेंगे, इस प्रकार से नहीं होता था। तो होटल में जाने के पहले बाबा ने एलिजाबेथ से कहा कि सेंट फ्रांसिस जेवियर चर्च में जा करके वो पूछताछ करे कि ये देखने के लिए कब खुला रहता है, क्योंकि बाबा ने कहा कि मैं सभी महिलाओं को वहाँ लेके जाना चाहता हूँ। अब यहाँ पर एक साइड नोट है, वो पढ़ के फिर आगे जाएंगे। पोर्तुगीज जीसस प्रीस्ट एंड मिशनरी सेंट फ्रांसिस जेवियर, इनका जन्म 7 अप्रैल 1506 में हुआ था। 2 दिसंबर 1552 में उनकी मृत्यु हो गई थी। ये पोर्तुगाली प्रीस्ट थे जीसस के, और लैंडेड इन गोवा इन मई 1542, 1542 में गोवा में आए थे वो मई महीने में, एंड सेटल्ड देयर टू एस्टैब्लिश अ मिशन। गोवा इवेंचुअली बिकेम ए सेंटर फॉर जूइस्ट, ये तोड़ के लिखा है, जेसुइट, जेसुइट मतलब जीसस ऐसा होगा, priest who carried Catholicism throughout South India. English Baba lover Will Beckett composed a 3-part article entitled Saint Francis Xavier AD 1506 से 1552। तो अपने मध्यकाल में 1542 में वो आए थे वहाँ पर। मिस्टिक एक्सप्लोरर, evangelist and traveler in Europe, Africa and Asia for the August, September and October 1940 issues of the Meher Baba Journal। तो ये जो सेंट जेवियर थे, इनके कारण वहाँ पर इतना क्रिश्चियनिटी फैल गई है, खास करके कैथोलिक, जो उनकी एक कैथोलिक और दूसरा क्या, ऐसे दो उसमें मत प्रवाह है, जो मेरी को मानने वाले और जीसस को मानने वाले। तो इस प्रकार से वो कैथोलिक सेंटर का एक मुख्य सेंटर बना गोवा उनके कारण। और बाबा की जो इंग्लिश फॉलोअर है विल बैकेट, तो इसने मेहर बाबा जर्नल में 3 आर्टिकल लिखे हैं। मैं कोशिश करूंगी तीनों आर्टिकल ब्लू बस टूर में और स्लेव ऑफ लव तीनों में भी डालूंगी। प्रोटेस्टेंट, थैंक यू सर, यस, कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट। तो कैथोलिक का ये मुख्य सेंटर, और ये क्रिश्चियनिटी ज़्यादातर वहाँ पर इनके कारण आई, सेंट जेवियर के कारण। आगे चलते अपनी लेखन के और बुक की तरफ। When she went into an adjacent restaurant to make her inquiry, she encountered, अब ध्यान से सुनना, हाँ, a bearded, grey-haired gentleman wearing a tattered suit and solar topi. The old man looked to Donkin like Moses in an old suit. तो ये पूछताछ करने के लिए बाबा ने एलिजाबेथ को जहाँ भेजा था, तो बाजू में ही एक रेस्टोरेंट था, उसमें, हाँ है वहाँ पर बराबर। तो वहाँ पर जब वो पहुंची पूछताछ करने के लिए, वहाँ पर एक व्यक्ति से मतलब उस व्यक्ति को उसने देखा जिसकी दाढ़ी थी, ऐसे सफ़ेद बाल हो गए थे, जो जेंटलमैन दिख रहा था, फटा हुआ सूट उसने पहन के एक सोलर टोपी पहनी थी। The old man looked to Donkin like a Moses in an old suit. पुराने सूट में यह मोसेस जैसा दिखता है, ऐसा डॉकिन ने उसके बारे में टिप्पणी की। As he and Elizabeth came out of the restaurant together, he told her that the church was always open. ये व्यक्ति और एलिजाबेथ रेस्टोरेंट के बाहर साथ साथ दोनों इकट्ठे बाहर जब आए, तब आगे क्या हुआ देखना। तो उस व्यक्ति ने एलिजाबेथ से कहा कि चर्च तो हमेशा के लिए खुला होता है। He and बाबा exchanged swift glance. उस समय उसने बाबा को तुरंत देखा और बाबा ने भी उसको देखा। यहाँ पर दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये तुरंत बाबा ने पहला संपर्क किया। किस प्रकार होता है ये, जो
एडवांस सोल्स होते हैं, प्रगत आत्माओं के बीच वार्तालाप, कन्वर्सेशन, आदान प्रदान, मैसेज कैसा होता है, वहाँ भाषा की जरूरत नहीं पड़ती है। कोई स्पर्श, आंखों ही आंखों से, इशारों से, स्पार्क्स, तो वहाँ बिल्कुल ही भाषा और आदान प्रदान शब्दों की होती नहीं है। कितने बार हमने ये देखा है ना, हर बार पढ़ते हैं। That same evening, Baba took the woman back out to visit the church and tomb. The saint's body is kept in a glass case. Annavas recalled, and every 12 years it is opened and large crowds come to pay homage. उसी दिन शाम को बाबा महिलाओं को वो सेंट जेवियर चर्च दिखाने के लिए लेके गए। उस संत का शरीर आप सबको पता है एक कांच की पेटी में रखा है इतने सालों से। और नवाज कहती है हर 12 साल में उसको खोल दिया जाता है, वो कांच की पेटी को, सब लोगों के लिए दर्शन करने के लिए। और बहुत बड़ी भीड़ होती है उसको दर्शन के लिए। जैसे हमारा 12 साल में कुंभ मेला होता है, कुछ कुछ होता है ना हिंदुओं में, ऐसा उनमें क्या होता है कि 12 साल में उसको खोल देते हैं। देखो, बाबा who often visited the tombs of the holy went into the church, imparting the atmosphere of his divine presence for the benefit of those who were to come later there. तो बाबा स्वयं उस चर्च में गए और वो चर्च का जो आध्यात्मिक माहौल था, एटमॉस्फेयर था, उसको रिचार्ज करने के लिए, ताकि आगे आने वाली पीढ़ी, आगे आने वाले भक्त उस माहौल का फायदा उठा सके। जैसे आप अपनी बैटरी को रिचार्ज करते हैं, लैपटॉप को रिचार्ज करते हैं, इस प्रकार से हर अवतार काल में हर अवतार उन सभी पवित्र स्थानों पर जाके उन स्थानों को रिचार्ज करते हैं, ताकि उस जगह पर जो कोई श्रद्धालु पूरी श्रद्धा से जाएगा उसको उस आध्यात्मिक माहौल का फायदा होए। Just as Baba and the woman were about to return to the hotel, देखना फिर एक बार, they ran into the same old man they had seen earlier, and Elizabeth became engaged in another conversation with him. देखो, जैसे बाबा और महिलाएं सब वापस होटल में आने वाली थी, तो फिर से वही वो जो फटे पुराने सूट में व्यक्ति था उससे उनके भेंट हो गई और वापस उसके साथ एलिजाबेथ बात करने लगी। ही टोल्ड हर, उस व्यक्ति ने एलिजाबेथ से कहा, ही टोल्ड हर दैट ही वॉज ओरिजिनली फ्रॉम कराची। उसने कहा कि वो मूलतः कराची से था। कितना मतलब अद्भुत है ये, सुनिए। He professed to have written a number of as yet unperformed plays and spoke of his interest in modern drama and the work of the great Irish playwright George Bernard Shaw. All the while he glanced repeatedly at Baba, who asked Jal Bhai to enquire whether he needed anything, to which the man replied, "No, thanks very much," as he again looked directly at Baba. तो वो बाबा को देखते रहने का बहाना ढूंढ के एलिजाबेथ से बातें करता रहा, जिसको हम बेतुकी कह सकते, लेकिन वो बेतुकी बातें नहीं थी, ये इनकी सांकेतिक भाषा थी उसका बाबा को निरोध। उसको सुन ले, हम आगे बाबा उसके बारे में स्पष्ट कर रहे हैं। उसने एलिजाबेथ से कहा, छद्म वेश, थैंक यू, परफेक्ट, बहुत बढ़िया, छद्म वेश में, थैंक यू दिनेश भाई। तो जो इनकॉग्निटो के लिए हमारे दिनेश भाई त्रिवेदी जी ने छद्म वेश ऐसा शब्द दिया, ये बहुत सुंदर शब्द है। हम कोशिश करेंगे इनकॉग्निटो के बदले छद्म वेश कहने के लिए। गुप्त वेश भी ठीक नहीं है, छद्म वेश और ठीक है। तो ये व्यक्ति ने एलिजाबेथ से कहा कि उसने जॉर्ज बर्नार्ड शॉ द्वारा लिखित कई सारे जो प्लेज है, नाटक है, वो किया। और इसने वो स्वयं एक उसको बहुत इंटरेस्ट है आधुनिक नाटक में और जॉर्ज बर्नार्ड शॉ में। और उसने कई सारे
स्वयं भी नाटक लिखे हैं। ये कहते हुए वो लगातार बाबा को देखते जा रहा था, और इसके ऊपर बाबा ने जाल भाई से कहा कि उसे पूछो कि उसे कुछ चाहिए क्या। जब जाल भाई ने उस व्यक्ति से पूछा कि तुम्हें कुछ चाहिए क्या, तो उसने उत्तर में कहा, कुछ नहीं चाहिए, आभारी हूँ। हाँ, अब after returning to the hotel, Baba chastised the woman, telling them, "You are all blind. He is very spiritually advanced and a conscious agent. All his talk about writing plays had hidden meaning meant for me. I gave him certain instructions internally, and tomorrow he will leave Goa." बाबा ने होटल जाने के पश्चात महिलाओं को बताया कि तुम सब अंधे हो। वो जो व्यक्ति था ये बहुत ही आध्यात्मिक प्रगत आत्मा थी। नॉट ओनली दैट, पर वो एजेंट था। नॉट ओनली दैट, बट वो कॉन्शियस एजेंट था। मतलब उसको पता था कि मैं एजेंट हूँ। कई सारे एजेंट होते हैं, एजेंट के कई प्रकार है, तो इसमें ऐसे भी होते हैं कि जिनको मालूम होता है, बहुत कम होते हैं, और कई एजेंट होते हैं उनको मालूम नहीं होता है लेकिन उनके थ्रू कार्य होता रहता है। वो कोई भी हो सकता है। तो इस प्रकार से, और जो वो कुछ बोल रहा था, मैं नाटक लिखता हूँ वगैरह, इसमें एक छुपा हुआ अर्थ था जो मेरे लिए था। मैंने आंतरिक तरीके से उसको कुछ सूचनाएं दी है। कल ही वो गोवा छोड़ेगा, और ये उसको मैं इंटरनली सूचनाएं दे दी है। Indeed, when Elizabeth saw the man the following morning, April 12, he said to her, "I don't know why, but I feel all on fire. Although I intended to stay in Goa for some months, I have to leave." No, not Gumasta. "I have to leave at once for a cold country in the north." तो वास्तव में अगले दिन एलिजाबेथ को वो सवेरे मिला 12 अप्रैल को, और इसने एलिजाबेथ से कहा कि पता नहीं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आई एम ऑन फायर। मैं पूरा ऐसा जल रहा हूँ, एकदम गर्म, ऐसा लग रहा है कि मैं अब अग्नि पे हूँ। ऐसा मुझे फील हो रहा है, फीलिंग हो रहा है। हालांकि मैंने गोवा में कुछ महीने रहने का सोचा था, परंतु कल मुझे गोवा छोड़ना, नहीं, कल नहीं लिखा, इतना ही लिखा, आई हैव टू लीव गोवा। मुझे अब गोवा छोड़ के ही जाना पड़ेगा, और उत्तर की तरफ किसी ठंडे प्रदेश में मैं जाऊंगा। एलिजाबेथ रिपीटेड हिज ओल्ड रिमार्क्स टू बाबा, sorry, Elizabeth repeated his odd remarks to Baba, who explained that since she had been the first to meet him, she must also be the last. Later, while listening to the radio for news about the war, the men and women learned for the first time that Norway and Denmark had fallen to the Nazis. तो चूंकि किस एजेंट को कौन मिलेगा, कौन से मस्त को कौन मिलेगा, ये सब उनके भी संस्कार के ऊपर या बाबा के इसके ऊपर होता था। चूंकि एलिजाबेथ ने पहले उसे मिली थी, तो बाबा कहते हैं एलिजाबेथ ने जो कुछ उस व्यक्ति ने कहा वो जाके बाबा को कहा, बताया। तो बाबा ने कहा चूंकि एलिजाबेथ से ही वो पहले मिला था, तो ये जरूरी था कि वो जाते समय लास्ट में भी एलिजाबेथ से मिले। और तब उस दिन रेडियो पर उनको न्यूज़ पढ़ने को, सुनने को मिली कि नाजी ने नॉर्वे और डेनमार्क का पराभव किया। और वो व्यक्ति ने जो कहा कि पता नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि आई एम ऑन द फायर, तो मैं कोई ठंडे प्रदेश में चला जाऊंगा। तो इस सेंटेंस का और इस न्यूज़ का कुछ संपर्क हो सकता है। यहाँ पर और एक सुंदर फोटो है, आप लोग थोड़ा सा मुझे पिन करके देख लीजिएगा स्क्रीन पर। मैं इसको सारी डाउनलोड करके दिखा नहीं पाई, नज़र से छूट गया। सुंदर चित्र है, देखो बाबा भी दिख रहे हैं इसमें। पूरे सारी महिलाएं हैं, मनी है आगे कैप पहन के, देख रहे हैं आप लोग? वेरी गुड, थैंक यू। शायद कोई यहाँ वहाँ होगा तो 1 मिनट पकड़ती हूँ मैं, आप लोग देख लीजिए इसको।
इसके बारे में पढ़ती हूँ। ग्रुप फोटो ऑफ बाबा ज़ेन टूरेश, इतना ही लिखा है। तो पीछे एक झोपड़ी जैसा है और पेड़ है और वहाँ पे सारी पाश्चात्य महिला है। बाबा के बगल में लेफ्ट साइड में मेहरा दिख रही है, बाबा ने पूरा अपना चेहरा ढका हुआ है। और किटी देवी दिख रही है, यहाँ शायद एलिजाबेथ होगी ये। और मणि है वहाँ पर, सुना मासी दिख रही है यहाँ पर शायद। तो ये सब फोटो सुंदर है। मैं ब्लू बस टूर में डाल दूंगी इसको। हाँ, आई एम सॉरी आई कुडंट शो इट ऑन द स्क्रीन। इंडीड, अच्छा ये हो गया। Although he did not escort the women to the seaside during their visit to Panjim, सुन लो हाँ, Baba did take them to visit a Hindu temple on the 12th, and as an added treat, he took them to see the movie Gopal Krishna that evening. देखो, पंजे में होके भी बाबा समंदर किनारे महिलाओं को लेके गए नहीं। दिस इज टू बी नोटेड। लेकिन बाबा उसके बदले उनको हिंदू मंदिर में लेके गए। अब हिंदू मंदिर का यहाँ उल्लेख नहीं है, और पंजी में कौन सा हिंदू मंदिर है देखना रह गया। ये जो लता मंगेशकर का है वो कहाँ पर है मालूम नहीं, वहाँ गए कि कहाँ गए मालूम नहीं, लेकिन बाबा हिंदू मंदिर में उनको लेके गए और शाम को पिक्चर दिखाने लेके गए। और वो पिक्चर कौन सी थी? गोपाल कृष्णा। द पूना बेस्ड प्रभात फिल्म कंपनीज, ये फुटनोट पढ़ती हूँ गोपाल कृष्णा की। 1938 Hindi and Marathi movie Gopal Krishna was a remake of the 1929 silent film shot during the pre-independent India era, when the dissatisfaction with British rule was at its height. तो ये प्रभात कंपनी की फिल्म है। प्रभात कंपनी पूना से थे। 1938 में उन्होंने हिंदी और मराठी में गोपाल कृष्ण नाम की फिल्म बनाई थी। और 1929 में भी ये फिल्म उन्होंने बनाई थी। लेकिन 1929 की प्रभात की फिल्म ये मूक, तभी जो मूक चित्रपट होते थे, मेरे जमाने के लोगों को याद होगा कि पहले फिल्म जो होती थी वो मूक चित्रपट होते थे, बाद में वो बोलने वाले पिक्चर आ गए। तो इसी मूक चित्रपट को उन्होंने 1938 में फिर से बनाया। और ये भारत की स्वतंत्रता का पूर्व का था। और उसमें जो ब्रिटिश राज है, रूल है, इसके बारे में जो अशांति वगैरह उसमें फिल्माया गया, ऐसा यहाँ लिखा है। द शॉट ड्यूरिंग द पीरियड ऑन इंडिया व्हेन ओह सॉरी, तो जब ब्रिटिशों के खिलाफ एकदम ज़्यादा चल रही थी तब इसका चित्रीकरण हुआ, ऐसा लिखा है। आई एम सॉरी। द मूवी पोर्ट्रेज कृष्णा एज अ मैन rather than a mythological figure। तो इसमें कृष्णा को, कृष्ण हमेशा जैसा हम ईश्वर के इसमें बेस में उसको दिखाते हैं ना, माइथोलॉजिकल रूप में, वैसा नहीं दिखाया। एक मनुष्य दिखाया, मनुष्य के रूप में कृष्णा को दिखाया है। दिस इज द ब्यूटी ऑफ द फिल्म। बॉलीवुड रिलीज ए कलर रीमेक इन 1979, 1979 में फिर बॉलीवुड ने ये रीमेक किया इसी फिल्म का, उसको कलर फिल्म बनाई। देखना पड़ेगा ये क्या है, या किसी ने देखी होगी तो उनको पता होगा। आगे चलते हैं। The following evening, he served them toddy before taking them out for a drive around the picturesque part of Goa. Baba also served toddy to the men, 1.5 glasses each, while he drank directly from the jug. He told them that he had served it for spiritual reasons, and now he had drunk toddy, all the world would go mad. Donkin recorded. एक मिनिट हाँ, मनीषा बाबा आहे का तुम्ही? नहीं है लगता है। ओके, ये अभी तक शांत था, अभी कोई जोर से आवाज शुरू हो गई, नीचे म्यूजिक शुरू हो गया। इतना मैं पढ़ के फिर वो बंद करती हूँ खिड़की। आपको आ रही क्या आवाज मालूम नहीं मुझे। तो अगले दिन शाम को बाबा ने सबको ताड़ी पिलाई।
और सबको 1.5 ग्लास ताड़ी दी। बाबा ने स्वयं भी ताड़ी पी, लेकिन जग से पी। और ताड़ी पिलाने के बाद उनको ड्राइव पर लेके गए। गोवा का बहुत सुंदर हिस्सा है वो, ऐसे ही बहुत अच्छा शांत, बहुत ही अच्छा लगता था। अभी का मालूम नहीं मुझे, पर इतना सुंदर वाइब्स वहाँ आता है। तो हरियाली, ये शांति, उसका अनुभव करने के लिए शांत जगह जाना चाहिए। तो बाबा ऐसे सुंदर जगह उनको लेके गए ताड़ी पिलाने के पश्चात। और बाबा ने कहा that he had served it. तो बाबा ने उनसे कहा कि अब बाबा ने ताड़ी पी है तो पूरा विश्व संसार पागल हो जाएगा, और उनको भी बाबा ने ताड़ी पिलाई। इसका भी आध्यात्मिक कारण था। जैसे कि हम देखते उस समय का विश्व युद्ध की परिस्थिति, और किस प्रकार से पागलपन से राष्ट्र एक दूसरे के साथ जाते थे और एक दूसरे का साथ छोड़ भी देते थे। ये आपको पता होगा सब। Baba said this Norway move of Germany's would not benefit her at all, but harm her. It now looks as if the war is really starting. Baba says so too. तो डॉन्किन कहते हैं कि बाबा ने ये अपने आध्यात्मिक कारण से सबको ये पिलाई। एंड ये डॉन्किन का ये है कि अब बाबा ने ताड़ी पी तो पूरा विश्व ये हो जाएगा। और वो कहते हैं कि ये जो नॉर्वे का उन्होंने पराभव किया है, ये किसी को भी फलदायी नहीं है, लेकिन इससे और नाजिज्म को नुकसान ही पहुंचेगा। अब ऐसा लगता है वास्तव में विश्व युद्ध जोर से शुरू होने वाला है। और डॉन्किन कहते हैं, ऐसा बाबा कहते हैं। 1-2 मिनट, आई एम सो सॉरी, मैं हवा के लिए खिड़की खुली रखी थी। मैंने सोचा अब गणपति गए, देवी गए, अभी शांति है, लेकिन अभी जोर से यहाँ कुछ चल रहा है, आवाज़ आ रही है। तो मैं खिड़की बंद करने से शायद आवाज़ कम होगी। आई एम सॉरी। जय बाबा, मेहर बाबा। अभी आवाज आ रही है क्या आप लोगों को बाहर की? तो दरवाजा भी बंद करना पड़ेगा। नहीं ना, थैंक यू। तो आगे चलते हैं। गुड, थैंक यू प्रतिभा जी, दिलो। क्या है, क्या बोलते उसको, इतना जोर से लगाते, बाप रे। एनीवे, daytime temperatures were extremely hot, and one day Elizabeth asked Baba if she could provide a special treat for everyone, as she had heard that the local ice cream was specially delicious. Baba told her it was an excellent idea. He then turned to Dr. Nilu and asked him in Marathi, which Elizabeth did not speak. She didn't understand what could counteract the effects of ice cream and prevent everyone from getting sore throats from eating it. Nilu replied in Marathi that garlic chutney, lasunchi chutney, would be a good prophylactic, phy- phylactic, prophylactic against any side effects. ये सुंदर कहानी आप लोगों को आधी अधूरी तो पता होगी, तो यहाँ आज आप पूरी तरह से उसको सुन रहे हैं किस तरह से ये घटित हुआ। आइसक्रीम विथ गार्लिक चटनी। हाँ, लहसुन की चटनी के साथ आइसक्रीम आपने कभी खाया है? नहीं खाया है तो खा के देखिए। एनीवे, तो दिन में बहुत गर्म होता था। ऐसे ही गोवा मतलब गर्म, बम्बई जैसा ह्यूमिड क्लाइमेट, हुमस बहुत रहती है, समंदर पास में है, तो दिन में बहुत गर्म होता था। तो एलिजाबेथ ने बाबा से कहा कि ये मैं सबको एक आइसक्रीम की स्पेशल ट्रीट दे दूँ क्या? तो कि उसने ऐसा सुना था कि गोवा का आइसक्रीम बहुत ही लजीज होता है, टेस्टी होता है, डिलीशियस होता है। तो बाबा ने कहा, अरे वाह, ये तो बहुत सुंदर आइडिया है। कभी भी कोई कहते थे ना तो बाबा मना नहीं करते थे, आपने देखा है।
लेकिन बराबर अपने तरीके से उनको घाट के नीचे उतार ही देते थे। जैसे कि सेंटर है मंडला में, उन्होंने बोला अच्छा है ओके खोलो, बैरा मंगला में बोला है ये बहुत अच्छा है, यहाँ पर हम प्रस्थापित होंगे, यहीं पर सेटल होंगे, बाबा ने ओके गो अहेड, लेकिन कभी घटित नहीं हुआ है या एनीवे एज वी सी। तो बाबा ने उसको बोला अरे वाह ये तो अच्छी आइडिया है। फिर डॉक्टर नीलू जो महाराष्ट्र थे तो उनकी तरफ मुड़े बाबा, और उनको बाबा ने मराठी में पूछा कि ये आइसक्रीम खाने के बाद सोर थ्रोट नहीं हो, इसका उतारा क्या है? ये गले में खराश नहीं हो, इसका आइसक्रीम से गले खराब नहीं हो, इसका उतारा क्या है? तो डॉक्टर नीलू ने भी उनको कहा कि लहसुन की चटनी दे, अच्छा है इसके लिए। तो फिर ये एक प्रोफाइलैक्टिक करके काम करती है, तो इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं, फिर आइसक्रीम खाने से भी कोई किसी को तकलीफ नहीं होगी। होता है ना आइसक्रीम खाने के बाद सोर थ्रोट होता है, फिर सर्दी होती है, क्या क्या होता है हमारे जैसे लोगों को होता है। तो उसने भी मराठी में कहा, जो कि एलिजाबेथ को कुछ समझ में नहीं आया क्योंकि उसको मराठी मालूम नहीं थी। सो बाबा ऑर्डर्ड किटी, आप लोग सुन रहे हैं? आर यू ऑल प्रेजेंट? मुझे कुछ भी नहीं है। थैंक यू जय। Baba ordered Katie and Manu, who knew nothing about the ice cream, to prepare a large quantity of garlic chutney. When Elizabeth returned with her treat, Baba served it himself, a scoop of ice cream with a liberal helping of garlic chutney on the side in the same bowl. तो बाबा ने क्या किया, मनु मेरवान जैसावाला की बहन और केटी ईरानी जो कि खाना बनाते थे, इनको बोला कि बहुत ज़्यादा लहसुन की चटनी बना के रखना और दे देना। जैसे एलिजाबेथ आइसक्रीम लेकर के आई तो बाबा ने सबको अपने हाथ से इसको भर भर के आइसक्रीम दिया, और उसी बाउल में, ये मैंने इतना ही सुना था कि आइसक्रीम के बाद बाबा ने चटनी खिलवाई सबको, लेकिन इसमें अलग दिया है। उसी बाउल में बाबा ने एक साइड में, जैसे हम थाली में दाल राइस लेते हैं और साइड में चटनी लेते हैं, तो उसी में बाबा ने सेम बाउल में चटनी भी दी, वो भी भरपूर भरपूर चटनी दी, थोड़ी इतनी सी नहीं, लहसुन की, हाँ एग्जैक्टली। तो लहसुन की चटनी उसी बाउल में साइड में थोड़ी भरपूर भरपूर दे दी, एक तरफ आइसक्रीम एक तरफ चटनी, वो भी लहसुन की। हाँ, अब आगे की इंस्ट्रक्शन देखो, ऐसा नहीं है कि चलो तुमने मस्त आइसक्रीम एंजॉय किया और बाद में चटनी खाई, नहीं। ये बाबा अटैचमेंट, किसी भी चीज का मोह हो, लोभ से कैसे अपने बंदों को छुड़ाते थे, क्या क्या तरीके अपनाते थे, ओनली ही नोज। सो आगे, encouraging the women to eat all the ice cream they wanted so long as they remembered to take a bite of chutney after each spoonful. सभी महिलाओं को बाबा ने कहा जितना जी भर के आइसक्रीम खाना है खाओ, भरपूर खाओ, कोई मना नहीं कि इतना ही खाना है, लेकिन ध्यान रखें एक चम्मच आइसक्रीम का खाया तो उसके तुरंत बाद दूसरा चम्मच लहसुन की चटनी का खाने का। ये आज्ञा थी। You should have seen Elizabeth's face, Meherwan recalled, because she detested garlic, and the garlic chutney had been brought, and the ice cream had to be eaten. We couldn't back out now. अब हम पीछे नहीं हट सकते, अब ये बाबा की आज्ञा हो गई, हमको खाना ही पड़ेगा, आइसक्रीम भी चटनी भी। वो मेहरबान कहते हैं कि उनके वीडियो में आपने देखा होगा, नहीं देखा है तो सुन लीजिए प्लीज। बी विद बाबा ने सारे अब 32वां वीडियो डाला है, जो भी आपने को दिखने को मिलता है आपको देखते जाओ, ये सब उसमें हकीकत दी हुई है। तो एक चम्मच आइसक्रीम का फिर गार्लिक का इतना मजा गया, वो कहते हैं कि हमको और आइसक्रीम खाने की इच्छा ही नहीं थी, वो कहते हैं हमारी आइसक्रीम खाने की इच्छा मर गई। एंड दिस इज इम्पोर्टेंट, दिस इज व्हाट बाबा वांटेड, द रिजल्ट। तो बाबा ने उनको कोई मना नहीं किया, जितना जी भर के आइसक्रीम खाओ, लेकिन एक आइसक्रीम का चम्मच के बाद तुरंत लहसुन का चटनी खाने का ही खाने का। और एलिजाबेथ गार्लिक लहसुन बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। कई लोग होते हैं जिनको पसंद नहीं है गार्लिक, तो उसको बिल्कुल ही पसंद नहीं था, और उसने आइसक्रीम की एक ही थी सुझाव किया था,
तो बाबा ने कैसे घाट उतारा देखो। और इस तरह से the hot weather took an especially heavy toll on the cooks. One sticky morning, at around this time, Margaret recalled Guy might kindly volunteer to prepare the group's midday meal to give Katie and Manu a much appreciated break from the heat of the kitchen. इस समय में गर्मी बहुत अत्यधिक थी। ऐसी गर्मी में खड़े होकर खाना बनाना आप लोगों को पता है कितनी मुशक्कत होती है, और वो भी इतना लोगों के लिए। तो बस में ही 30 थी, ड्राइवर अलग, 3 बस के और जो थे सब मिलके करीब करीब 50 का ये हो जाता था काफिला। तो इतने लोगों का खाना बनाना, ये सब चिपचिपा पसीना पसीना होता था। तो मार्गारेट क्रास याद करती है कि एक दिन दोपहर का खाना केटी ईरानी और मनु वाला दोनों बनाती थे। तो अपने आप से गाय माई को तरस आ गया और उसने कहा कि चलो ये किचन की गर्मी से तुमको मैं राहत देती हूँ और मैं खुद खाना बनाती हूँ आज का। इस तरह से उसने स्वयं वॉलंटियर किया, which was probably the hottest and spiciest I have ever eaten. तो मार्गारेट कहती है, सॉरी नीचे में 2 लाइन छूट गया। A wave of horror passed through Norina and me. तो मार्गारेट कहती है कि जैसे हमने गाय माई को ये कहते हुए देखा तो मैं मतलब मार्गारेट और नोरिना हम बहुत बहुत घबरा गए। क्यों? क्योंकि गाय माई उसके ट्रेडिशनल जो पारसी तरीके से बनाती थी, अच्छा सा स्पाइसी खाना होता था जो कि पाश्चात्य लोग नहीं सह सकते हैं। तो इसके लिए नोरिना और मार्गारेट घबरा गए। गाय माई वॉज एन एक्सलेंट कुक, बहुत कारीगर, जिसको हम मराठी में सुगरण कहते हैं। तो कोई कृपा करके सुगरण का हिंदी शब्द डाल दीजिए बढ़िया सा। तो गाय माई एकदम सुगरण थी। द ईस्टर्नर्स लव्ड हर फूड, जो पूर्वात्य लोग थे वो उसको, भारतीय लोग बाकी सब उसको पसंद करते थे क्योंकि ये बहुत लज्जतदार होता था लजीज होता था, एकदम मसालेदार होता था। तो कहती है कि हमने कभी ऐसा खाना नहीं खाया था। But both Norina and I had stomachs that refused to accept that kind of food. We got together, decided to eat outside near some bushes, and surreptitiously empty our plates behind them. It seemed better to go hungry for a few hours than to suffer the misery caused by that kind of food. अब देखो आश्रम में जो कुछ चलता था, किसके मन में क्या चल रहा है, किसके दिल में क्या चल रहा है, किसको क्या डिटेस्ट है, कोई पसंद नहीं है, किसके मन में किसका लोभ है, ये तो ये सर्वज्ञ है ना, उसकी नज़र से कुछ नहीं छूटता है। तो किसको कैसा पाठ सिखाने का है वो भी वो जानते थे। अब इन लोगों ने, नोरिना, मैचबेली और मार्गारेट ने क्या किया कि उन्होंने सोचा कि सबके साथ बैठ के खाना नहीं खाएंगे, हम अपना अपना प्लेट लेंगे, बाहर जाएंगे और किसी झाड़ में वो सब डाल देंगे और इस तरह से हम भूखे रह जाएंगे चाहे कुछ घंटे, लेकिन वो स्पाइसी खाना नहीं खाएंगे, हमारा पेट खराब हो जाएगा। उनको डर लगा कि हमारी तबीयत बिगड़ जाएगी, इसके कारण उस खाने को वो टाल रहे थे। अब आगे बहुत मज़ेदार हुआ, जो बाबा जो है ना रियली मस्त। At lunchtime, feeling that our problem was solved, we stepped happily into the improvised dining room, only to find that it wasn't. Baba, looking radiant, had appeared and announced that he wished to serve the food to his disciples. And the rule was that any food served or given by the master must be eaten. He seemed to think that I must be especially hungry, and with a loving smile placed an extra spoonful on my plate. Norina and I did not look at each other. Our plan had failed. The results were to be expected. देखो कैसा होता है, मास्टर की, गुरु की रीतियाँ कैसी होती है। अब इन्होंने सोचा कि हमने ये हल तो ले समस्या का निकाल लिया और हम आराम से आनंद में थे और लंच टाइम का इंतज़ार कर रहे थे, और अचानक क्या होता है, वहाँ बाबा आ जाते हैं डाइनिंग रूम में। बाबा बहुत खुश और एकदम रेडिएंट चमकीले दिख रहे थे
और बाबा वहां पर आ गए और बाबा ने घोषणा की कि आज मैं खुद सबको परोसूंगा। आई सर्व एवरीवन। और नियम ये था कि बाबा जब स्वयं सर्व कर रहे हैं, परोस रहे हैं, तो जो भी उन्होंने दिया है, आपको पसंद हो ना पसंद हो, कितना भी हो, कम हो ज्यादा, आपको पूरा खाना ही पड़ेगा, ये नियम था। नहीं तो बाबा गुस्सा होते थे, और मास्टर के बाबा के हाथ का प्रसाद वो समझा जाता था। सो और उन्होंने मुझे देखा, मार्गारेट क्रास कहती है, मुझे देख के बाबा कहते हैं देखो कैसे बाबा शरारती थे, अरे तुम के तो ऐसा लगता है तुम बहुत भूखी हो। और उन्होंने मुझे खूब सारा वो स्पाइसी फूड दिया, इतना मेरा प्लेट भर गया। मैं और नोरिना हमने एक दूसरे की तरफ देखा भी नहीं, क्योंकि हमारा प्लान बाबा को पता चल गया था। इंटरनली ऐसा लगता है हमारा जो प्लान था वो फेल हो गया, और हम अब इसके आगे क्या होने वाला है। लेकिन उसके बाद में उनको कोई तकलीफ नहीं हो गई। नॉट ओनली दैट, लेकिन उसके बाद जब भी वो स्पाइसी फूड खाते थे, उनको कभी भी उस फूड से तकलीफ नहीं हुई। मतलब एक तरह से हमेशा के लिए बाबा ने उनके प्रॉब्लम सॉल्व किए। कभी हमको लगता है ना, बहुत लोग रिजर्व रहते, नहीं 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 ऐसा नहीं, मुझे ये हो जाए, अरे कर लो, शायद वो बहाने बाबा तुमको ठीक कर देंगे, क्या पता। तो ऐसा हुआ इस समय में। ऐसा नहीं कि उन्होंने जिद नहीं की कि नहीं नहीं बाबा हमारा पेट बिगड़ जाएगा वगैरह, नहीं, बाबा ने दिया तो पूरा खाना पड़ेगा। Many years later, Kitty and Margaret reminisced about Gaimai's cooking. When the Margaret complained about the hot spices, Kitty reminded her, full of vitamin C and good for the heart, according to Dr. Donkin. Never want to let Kitty have the last word, Margaret quickly retorted. Well, it destroys your stomach lining, but it's good for your heart. तो कई साल के पश्चात ये किटी देवी और मार्गारेट ये सब याद कर, गाय माई की खाना बनाने के तारीफ कर याद कर रहे थे। तो डॉन्किन ने कहा कि कैसे भी हो, उनका खाना हृदय के लिए, क्योंकि गार्लिक ज़्यादा होता है, हृदय के लिए अच्छा होता है। और खट्टा मीठा है ना, तो खट्टा का मतलब विटामिन सी के लिए अच्छा रहता है, शहद के लिए। और इस तरह से उन्होंने बोला, चलो ये तुम्हारा पेट तो खराब कर रहा होगा, लेकिन तुम्हारा हृदय तो अच्छा रखता है। Baba continued his must work in Panjim. On April 13, Donkin brought an unnamed must described as being a little bit on the path, and he assisted Baba in bathing him. बाबा का मस्त कार्य पंजिम में भी चालू रहा। 13 अप्रैल को डॉन्किन एक बिना नाम दिया नहीं है मस्त को लेके आया, और उसे लगा कि ये थोड़ा बहुत आध्यात्मिक मार्ग पर होगा, और उसने उसको नहलाने में बाबा की डॉन्किन में मदद की, उस मस्त को नहलाने के लिए। बाबा ऑल्सो कॉन्टेक्टेड ए 15-year-old ऑर्फन नेम्ड सांतना फर्नांडिस। तो 15 साल के एक छोटे अनाथ बच्चे को भी बाबा ने संपर्क किया, उसका नाम था संतना फर्नांडिस। द बॉय whom डॉन्किन कॉल्ड ब्राइट एंड इंटेलिजेंट was a priest servant. इस बच्चे को डॉन्किन कहते हैं, बहुत ही होशियार था, ब्राइट था, एक पुजारी का ये नौकर था। The people from his church were reluctant for the men to take him away and gathered to see him off when he left to meet Baba, who deemed him very good and a spiritual type. तो वहाँ के लोग हैं इस बच्चे को लेने जाने के लिए मना कर रहे थे, क्योंकि एक अच्छा बच्चा था, सर्वेंट था, उनका नौकर था। और जब बाबा ने उसको लेके गए तो बाबा ने कहा कि ये बच्चा बहुत अच्छा है, आध्यात्मिक टाइप का ये बच्चा है। जब हम किसी को मिल के बोलते हैं ना, अरे हर सोल इज वेरी गुड, है ना, तुरंत पता चलता है। कई बार छोटा बच्चा हो, बड़ा व्यक्ति हो, उसके बारे में किसी का हृदय बहुत अच्छा है तो हमको पता चलता है। द फॉलोइंग डे बाबा सेंट नोरिना एंड काका आउट to locate yet another female must called Mastani Mai, revered locally as a Christian saint. अगले दिन बाबा ने नोरिना, मैच बेली और काका बारिया को और भी मस्तों को नहीं, एक महिला मस्त को ढूंढ के लाने के लिए बाहर भेजा, जिसका नाम मस्तानी माई था। और वहाँ पर स्थानीय क्रिश्चियन लोगों द्वारा उसको बहुत वो लोग सम्मान करते थे और संत समझते थे। Baba said that she was the spiritual chargeman who held the key to the spiritual affairs of Goa. देखो, मस्तानी माई जो थी वो गोवा की
आध्यात्मिक चार्जमन थी और पूरे गोवा की आध्यात्मिक चाबी उसके हाथ में थी. She was modestly attired in western clothes, a long plaited skirt and a black chiffon blouse, but her bobbed hair and masculine manner were so imposing that Norina likened her to an emancipated woman. वो एकदम आधुनिक तरीके से उसकी वेशभूषा थी. वो प्लेट का स्कर्ट पहने थी, शिफॉन का ब्लाउज थी, बॉब कट उसकी थी, लेकिन उसकी पुरुषी जो तरीका था उसके लिए नोरिना कहती है कि वो बहुत प्रदीप्त प्राप्त महिला थी. थैंक यू बाबा, थैंक यू ऑल ऑफ यू. अवतार मेहर बाबा की जय. निशिकांत नाइक जी, आप प्रार्थना करिए, आपका जन्मदिन कल था. और उसके पश्चात आज कौन है? जय बाबा. निशिकांत नाइक जी, आपको मैंने कहा था अपना वीडियो ऑन करके रखिए. जय बाबा. हाँ वीडियो. हाँ जय बाबा. जय बाबा. ही हिंदी प्रार्थना हिंदी की मराठी कोई भी करिए, बढ़िया करिए, बिनचुक करिए. अवतार मेहर बाबा की जय. जय. हे परवरदिगार, सबके राखनार और सबकी रक्षा करने वाले, तुम्हारा कोई आदि नहीं.